हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि ऑर्डर नंबर 1 से 21 कि कैसे ऑर्डर नंबर 1 से 21 में हम पहुंचते हैं, हम पहुंच गए। अब फिर 21 जब एग्जीक्यूशन आता है तो हमें पसंद नहीं आता, हम अपील में चले जाते हैं ऑर्डर 41 में, ठीक है, ऑर्डर 41 से आगे। अब हम 21 से जो छोड़ा हमने 22 पे चलते हैं, तो आ जाइए 22 पे आ जाइए सभी जने। तो हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 22 की। ऑर्डर 22 कहता है, वैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टीज की डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंट। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहला आदमी करता है मैरिज करते ही वो पैसा खर्च करके लुगाई पे इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर उसकी हो जाती है डेथ, और फिर उसके हो जाते हैं 12 दिन। हमारा राजस्थान में 12 दिन होते हैं, ठीक है, तो हो गए 12 दिन, यानी 12 में 12 रूल है। तो क्या कहा, तो 22 में तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उसकी डेथ हो सकती है, उसकी मैरिज हो सकती है, वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो क्या होता है, तो जनरल रूल होता है। देखिए, हम जब सीपीसी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जजमेंट, हम पढ़ते हैं ऑर्डर, हम पढ़ते हैं डिस्पोजल, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं रिजेक्शन, हम पढ़ते रिजेक्शन हो गया तो जजमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, डिस्पोजल हो गया, रिजेक्शन हो गया, ठीक है। हम पढ़ते रिटर्न, ये 5 चीज़ें हैं। तो जजमेंट कब देता है, जब वो पूरा प्रोसीडिंग कर लेता है। डिस्पोजल कब करता है, जब मैटर कंप्लीट हो जाता है, लाइक जजमेंट या डिक्री ऑर्डर के, उसको बोलते हैं डिस्पोजल हो जाना। रिजेक्ट कब होता है, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर। फिर एक नया वर्ड आता है अबेटमेंट, सूट का अबेटमेंट होना, उपशमन हो जाना। क्या आता है, सूट का अबेटमेंट होना, उपशमन हो जाना। ये उपशमन शब्द क्या है, ये अबेटमेंट वर्ड क्या है, ये कब यूज़ होता है, ये जो अबेटमेंट वर्ड है ये आपका यूज़ होता है जब पर्सन की डेथ हो जाती है। और सेम टू सेम ये अबेटमेंट वर्ड आपको BNSS में भी देखने को मिलता है, सेक्शन नंबर 435 में। सेक्शन 435 है ना BNSS, जहाँ पे अपील का अबेटमेंट का कब हो जाता है, तो 435 में होना चाहिए। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 435 वैसे तो सही होना चाहिए, यस, देखिए 435 बिल्कुल सही जवाब था, अबेटमेंट ऑफ अपील्स। और यही CRPC में हमारा हुआ करता था 394, ठीक है। तो जब डेथ होती है तो एक नया वर्ड आता है सूट का अबेट हो जाना। क्यों, क्योंकि जब डेथ होती है तो उस पर्सन के बिहाफ पे कोई नहीं आता, तो सूट खत्म हो जाता है। फिर इस अबेटमेंट के सेट असाइड करनी है तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो उसको सेट असाइड कराता है। इसकी एप्लीकेशन लगती है, प्री का क्वेश्चन है, कितने दिन में लगती है पता है, 60 डेज में। और ये कहाँ लिखा हुआ है, लिमिटेशन में, यही प्री का साल। तो लिख दीजिए, अबेटमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए विद इन 60 डेज में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। और आई थिंक ये RGS प्री 2013 या 15 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, चलिए, तो ये आ गए हमारे पास ऑर्डर नंबर 22। ऑर्डर 23 कहता है कि जैसे बंदा मैरिज कर लेता है, बोलता है ठीक है मैं तो इस मैटर को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं सुकून की लाइफ जीना चाहती हूँ, तो क्या करेगी, विड्रॉल करेगी। या डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं साहब हमें कंटिन्यू नहीं करना है। या आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो मैटर खत्म, तो क्या करोगे, विड्रॉल और एडजस्टमेंट। तो ऑर्डर नंबर 23 कहता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। तो आइए विड्रॉल कर लेते हैं, ये लीजिए विड्रॉल कर लिया और एडजस्टमेंट कर लिया। कितनी बार, 4 बार। मुझे 4 क्यों याद रहा, क्योंकि जब हमने आपको सेक्शन ऑर्डर 10 में हमने 4 सूट इंस्टीट्यूट किए, जब ऑर्डर 15 में 4 बार हमने आपकी एग्जामिनेशन की और फर्स्ट हियरिंग में सुनवाई खत्म कर दी, तो वो 4 मैंने यहाँ पे याद किया कि वहाँ पर भी 4 था। 10 में आपकी एग्जामिनेशन हुई, 15 में हमने फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल किया, तो जो फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल 4 किया उसी को तो विड्रॉल करना है, तो यहाँ पे 4 बार हम विड्रॉल करेंगे। जैसे अब सूट विड्रॉल करने आती है तो कोर्ट कहिए ओ भाई तुम दोबारा उठ के ना आ जाओ, तुम हमें सिक्योरिटी दो, गारंटी तो दोबारा नहीं आओगे, देते ना। पर BNSS में जब भी हम तुम्हें छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी लेते हैं, भाई जब बुलाएंगे तो आ जाना, तो ठीक है यहाँ पर भी सिक्योरिटी सबमिट करो। तो 24 कहते हैं पेमेंट इनटू कोर्ट, सॉरी यहाँ पेमेंट करेंगे सिक्योरिटी 25 में, तो 24 में कहेंगे ओ भाई अब तक जो प्रोसीडिंग है उसका खर्चा तो तुम दे दो, तो आता है ऑर्डर 24 में पेमेंट दो। और यदि तुम पेमेंट नहीं देते हो तो ऑर्डर नंबर 25 में हम तुमसे सिक्योरिटी ले लेते हैं। तो पेमेंट और पेमेंट की भी यहाँ पर सिक्योरिटी, कितना पेमेंट लूँगी, 4 बार, क्योंकि तुम विड्रॉल भी 4 बार करोगे तो पेमेंट भी 4 बार देना। और सिक्योरिटी कितनी, 2 बार, 2 घड़ी, क्योंकि जब तुम्हारा सूट भी 2 बार 2 कॉपी में इंस्टीट्यूट होता है तो सिक्योरिटी भी 2 सफिशिएंट होती है। तो 21 में आपने एग्जीक्यूशन कराया, 106 बार, 22 में आपकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, आपकी मैरिज हो जाती है, तो 12 दिन हो जाते हैं, 12 रोल आता है। फिर 23 में विड्रॉल एडजस्टमेंट कर लेते हैं 4 बार, फिर 24 के अंदर पेमेंट सबमिट कर देते हैं 4 बार, और देन आप सिक्योरिटी दे देते 2 बार, हो गया खत्म। अब आप कहते हैं साहब मुझसे तो कोर्ट नहीं आया जाता, अभी तुमने सिक्योरिटी दी, अब कहते मेरे तो कोर्ट नहीं आ सकता साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोर्ट कहता कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा उपचार भी है, मैं तेरे घर आके तेरे एग्जामिनेशन ले सकता हूँ, यानी कमीशन जारी कर सकता हूँ। तो ऑर्डर 26 कहता है चलो भाई कमीशन दे देते हैं, ये लोग आते नहीं है तो हमें घर जाना भी आता है। तो ऑर्डर 26 में कमीशन जारी करते कितनी बार, 22 टाइम, कितनी बार करेंगे, 22 टाइम करेंगे। फिर ऑर्डर नंबर 27
क्या कहता है? गवर्नमेंट। यानी जो हमने सेक्शन नंबर 79 से जो हमने 82 पढ़ा था ना, सूट अगेंस्ट और बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट, उसी का है। तो 27 में सरकार के अगेंस्ट, सरकार के द्वारा था। इसके रूल थोड़ा अटपट है, 8B तक है। जैसे बाकी सब तो आराम से याद हो रहे थे, इसमें कितना आएंगे? 8B। अब इसको याद ही कर लो, 8B तक है, ठीक है। फिर 27 के बाद आता है हमारे पास ऑर्डर नंबर 27A, और ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन को लेके। कई बार ऐसे हमारे पास मुद्दे आते हैं जहाँ पे संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेके बहुत चर्चा आती है, उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट किए जाते हैं कि सही है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो सेंट्रल लेवल पे कौन आएगा आपका? तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना, यहाँ पे आएगा अटॉर्नी जनरल, और स्टेट लेवल पे कौन आएगा? एडवोकेट जनरल। तो यहाँ पे याद रखना है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के थ्रू आता है। अटॉर्नी जनरल कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल 76 में। एडवोकेट जनरल कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल 165 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। मतलब ये क्योंकि लॉ की पोस्ट है ना, और अपन लॉ वाले बच्चे, तो एटलीस्ट हमें एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल हमेशा पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के इक्विवेलेंट होता है, और एडवोकेट जनरल वो होता है जो कि हाई कोर्ट के जज बनने के इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे ही RJS में एक बार क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें लिखा आता है एडवोकेट जनरल जिनके पास 7 साल की वकालत होनी चाहिए, जबकि हाई कोर्ट जज बनने के लिए 10 साल की वकालत चाहिए, इसलिए पता होना चाहिए। तो ऐसे प्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या कहा? तो 21 में हमने एग्जीक्यूशन किया, 22 में आपकी डेथ हो गई, 23 में आपने विड्रॉल किया, 24 में आपने पेमेंट दिया, 25 में आपने सिक्योरिटी दी, 26 में मैंने आपके लिए कमीशन भेजा, और कमीशन किसको भेज दिया? 27 सरकार को। और फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 27A। कितने रूल है इसके अंदर? 27A के अंदर जहाँ तक मुझे याद है 4 रूल है। तो ये 4 रूल है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देन आता है ऑर्डर नंबर 28। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैंने एक बार ऐसे याद किया से, तो अब देखो से याद आया, तो यहाँ पे देखो आर्मी है ना, ये देखो ऑर्डर 28 में आर्मी है। तो आता आपके पास आर्मी ने भी, इनके भी मेथड्स हो सकते हैं। कितने रूल है इनके पास? सिर्फ 3 रूल है। ये लीजिए 3 रूल है, से नी। अब मेरे को इसके बाद मुझे याद है नी हमारे हिंदी में होता है निगम, और इंग्लिश में होता है आपके निगम जो है आपके क्या? कॉरपोरेशन। तो देखिए 29 कहता है सूट अगेंस्ट बाय कॉरपोरेशन, निगम। कितने रूल है? सिर्फ 3। तो देखो 28 में भी 3 है, 29 में भी 3 है। ये 2 दोस्त है, साथ साथ आते हैं, तो ये आपके पास आएगा कॉरपोरेशन, 3 रूल्स है। अब बच्ची कौन हमारी 30 कहता है फर्म। ये इसलिए याद करो क्योंकि पार्टनरशिप आपके कोर्स में होता है, तो याद रखा करो फर्म का एग्जीक्यूशन कहाँ दिया गया है। तो सूट अगेंस्ट बाय फर्म की बात करते हैं। इसके अंदर कितने रूल है? टोटल 10 रूल है। तो मैंने इसको याद किया से नी फ, तो इससे फर्म याद हो गई मुझे। टोटल 10 रूल्स है। और फिर आता ऑर्डर 31। अब जब सब आ गई, देखो सरकार आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आर्मी आ गई, कॉर्पोरेशन के फर्म, तो ट्रस्ट कहते हैं हम कहाँ जाएंगे भाई, हमें भी तो बुला लीजिए। तो आज ये ट्रस्ट, तो ये आ गया सूट अगेंस्ट बाय ट्रस्ट। कितने रूल है ट्रस्ट के पास भी? 3 रूल है, 3 रूल है। तो ये कभी आते नहीं है बट पता होना चाहिए, स्पेशली 27 और 27A, ये दोनों तो पता होने चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो से नी फ न्या हो गया हमारा पूरा। नाउ अब सब लोग आ गए, सरकार भी आ गई, कॉर्पोरेशन भी आ गए, सब आ गए। तो माइनर कहता हम कहाँ जाएंगे, हमें भी तो बुला लीजिए। चलो माइनर को भी बुला लेते हैं। तो ऑर्डर नंबर 32 कहते हैं माइनर। ठीक है, कितने माइनर है हमारे पास? 16 माइनर है। कितने माइनर है? 16। तो 16 साल का आदमी जो है वो हमारे पास है, तो इसको 16, ये 18 होता तो ज़्यादा से याद रहता। पूछो कैसे? क्योंकि माइनॉरिटी कितनी होती है? 18 साल तक तो याद रह जाए, पर 16 है। तो जूनियर है हमारे पास 16 साल के, पहले थे, अब तो वो भी 18 हो गए। ठीक है, तो क्या कहा? माइनर कितने? 16। और माइनर कहाँ रहते हैं? फैमिली में, घर में रहेंगे। तो ऑर्डर नंबर 32 कहते हैं फैमिली, इट्स माई फैमिली। 16 का 1 हटा दो तो 6 हो जाएंगे, 6 फैमिली हमारे पास, चेक कर लो, बिल्कुल 6 फैमिली। अब देखिए ये फैमिली का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ फैमिली के तो याद करने के लिए बताया, एक माइनर फैमिली में रहते हैं। इस फैमिली को तो हिंदू लॉ से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनका एग्जीक्यूशन जो है, उनका प्रोसेस जो है CPC में फॉलो किया जाता है, सिवाय मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस में 2 आपके पास रेमेडी होती है, आप सिविल में भी जा सकते हैं और आप BNSS के सेक्शन 144 से 147 में भी जा सकते हैं, दोनों रेमेडी अवेलेबल है। इवन डोमेस्टिक वायलेंस में भी जा सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपके पास बहुत रास्ते हैं, अब सामने वाले के पास होने भी चाहिए। पता चले पति के पास तो कुछ नहीं, टेंटन गोपाला तो कहाँ से देगा। ठीक है, देन आता है आपके पास ऑर्डर नंबर 33। माइनर भी आ गया, फर्म भी आ गई, कॉर्पोरेशन भी आ गया, स्टेट भी आ गया। गरीब कहता मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे भी तो जगह दे दीजिए। तो आइए गरीब जी आप भी आ जाइए। तो ऑर्डर 33 कहता मैं हूँ आपका इंडिजेंट पर्सन। कितने इंडिजेंट है हमारे पास? 18 इंडिजेंट है। 18 ना, बिल्कुल 18 इंडिजेंट है। गरीब क्यों? गरीब का मतलब वो गरीब नहीं है जो सड़क पे घूम रहा है। यहाँ गरीब का मतलब उसके पास घर तो है
उसके पास ज़मीन है, रहने की जगह है। यहाँ गरीब का मतलब वो है क्योंकि ये सीपीसी है और सीपीसी में आपको फ़ीस देनी पड़ती है। बिना फीस के यहाँ काम नहीं होता है। तो जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फीस है तो वहाँ वो फीस उसके पास नहीं है, और जहाँ प्रिस्क्राइब फीस नहीं है वहाँ उसके पास 1000 रुपीज़ से ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे गरीब कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक बार उसको फ्री में सूट इंस्टीट्यूट, मतलब बिना कॉस्ट के सूट इंस्टीट्यूट करने की परमिशन देते हैं, उसके सूट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जब जीत जाता है तो वो पेमेंट कर देता है, और हार जाता है तो कोई पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि वो जानबूझकर हारता है तो उससे रिकवरी की जाती है। यही प्री का सवाल है, कौन करेगा पता है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा सरकार के पास जमा होता है। तो जब सरकार के पास पैसा जमा होता है तो रिकवरी सरकार करता है। प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इंडिजेंट यहाँ मिल गया, इस इंडिजेंट को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। वो एप्लीकेशन पता कहाँ लगती है? आओ बताती हूँ। वो लगती है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 13 में। वो क्या यहाँ एप्लीकेशन लगाता है, फिर जब तक उसका टाइम रुक जाता है। तो लिमिटेशन एक सेक्शन 13 कहता है कि एक गरीब तुझे 3 साल में केस करना है, बट तूने एप्लीकेशन लगी 6 साल तक तुझे परमिशन नहीं मिली, तो सेक्शन 13 लिमिटेशन है कि उसको बेनिफिट देता है कि जब तक तेरी एप्लीकेशन खड़ी रहेगी, स्टे रहेगी यानी पेंडिंग रहेगी, तब तक तेरा समय रुका रहेगा। जैसे तेरे एप्लीकेशन का हाँ या ना जो भी रिप्लाई आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इस गरीब की मैं बात करूँ तो ये गरीब हमारे पास और भी है, सेक्शन में 436 BNSS। अब आप सोचो मेरे आंखों के सामने ऑटोमेटिक सेक्शन 436 घूम रहा है, मैंने याद नहीं किया, खुद ही आ रहा है, ये 436 आ रहा है। ये 436 किसका है? BNSS का है या फिर CRPC का है? तो आई थिंक ये 436 CRPC का है ना। 436 था ना अपना, 436 CRPC, बेलेबल ऑफिस में इंडिजेंट है ना, पहले वाला था ना 436, मतलब खुद से आ रहा वो कह रहा है, तू बोल मुझे। और BNSS में आई थिंक 478 है। फोर 478 ही कर देना भाई, कि 479, 478 याद आ रहा है मुझे। सही में 8 है ना। देख तुझे कुछ पे तो भरोसा है, पे एक बार मैं देख लेती हूँ। 478 है, ठीक है। तो सेम इंडिजेंट हम पढ़ते हैं BNSS में 478 और CRPC में 430। अब सोचो, देखो मैं आपको बता रही हूँ एक 436, मतलब आप सोचो मुझे आपको इंडिजेंट बताना है, पर ऑटोमेटिक मेरी आंखों के सामने सेक्शन आएगा ये बोल कि यहाँ पर भी इंडिजेंट है। तो हमारे ना क्रिमिनल मैटर में भी गरीब होता है। गरीब कौन? बेलेबल ऑफिस में जो 7 डेज तक बेल नहीं दे पाता है और उसको बोलते गरीब है वो। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद उसको खुद के बॉन्ड पर ही छोड़ दिया जाता है। एक होता बॉन्ड, एक होता बेल बॉन्ड, ठीक है, उसको खुद के छोड़ देते हैं। अब इस गरीब को क्या करनी पड़ती है? अपील करनी पड़ती है। वो भी याद करना ईजी है। 33-3344 कर दो, ऑर्डर नंबर 44। ऑर्डर नंबर 44 में अपील कर देता है। तो कितना जल्दी याद हो गया? 33 में गरीब आता है, 44 में अपनी अपील कर देता है, कर दी। फिर इसको लीगल एड भी मिलती है, पता है आपको? यही ऑर्डर 33 के अंदर इसको लीगल एड भी मिलती है। और लीगल एड के लिए गरीब, दोनों गरीब हो सकते हैं, प्लेंटिव भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है, क्योंकि डिफेंडेंट को डिफेंस पेश करने के लिए उसके पास सेट ऑफ होता है। देखो, जब कभी भी डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट देता है तो कोई फीस नहीं लगती, याद रखना। डिफेंडेंट जब रिटन स्टेटमेंट देता है तो कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन अगर उसको काउंटर क्लेम करना है, उसको सेट ऑफ करना है, क्योंकि सेट ऑफ इक्वल टू सूट होता है, काउंटर क्लेम इक्वल टू काउंटर सूट होता है, तो फीस देनी पड़ती है, पर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको भी लीगल एड मिलती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A कहता है कि यहाँ पर चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो, चाहे वो डिफेंडेंट हो, चारों को लीगल एड मिलती है। और लीगल एड हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ है? 39A फंडामेंटल थोड़ी है, 39 तो स्टेट की ड्यूटी है 39A कि आप लीगल एड प्रोवाइड करें। तो लीगल एड ऑब्टेन करना, गेट करना, प्राप्त करना हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। तो ये हमेशा याद रखना कि लीगल एड हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, और लीगल एड देना स्टेट की ड्यूटी है आर्टिकल 39A में, ठीक है। ये दोनों प्री के सवाल है। देन आता ऑर्डर नंबर 34। अब इस गरीब साहब, ये गरीब क्यों हुआ बेचारा? क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है बट उसके पास खाने को पैसे नहीं है। उसके पास क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी? 15, क्योंकि 18 होती तो लड़ाई नहीं होती, 15 प्रॉपर्टी है। अब सुनो मेरी बात, ये जो 34 है ना, ये प्योरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर है हमारा 5, जो मॉर्गेज नहीं 4 जो मॉर्गेज की बात करते हैं, मॉर्गेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिख दीजिए TP, सेक्शन नंबर 58 से 104 मॉर्गेज।
और आपको बता दूं मैं, मॉर्गेज के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती है। एक होती है रिडम्पशन, एक होता है फोरक्लोजर, एक होती है सेल, एक होता है मोचन, एक होता है पुरोबंध और एक होता है विक्रय। ये जो 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, इन 3 चीज़ों के लिए सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए हम ऑर्डर 34 में आते हैं नंबर 1। और नंबर 2, ऑर्डर 34 के अंदर प्रीलिमिनरी डिक्री भी होती है और फाइनल भी होती है, यानी सेक्शन 2 का 2 जो डिक्री पड़ा था ना, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, अब आया साहब, तो यहाँ पे हम आएंगे इमोल प्रॉपर्टी की रिकवरी करने के लिए। अब जब गरीब है, आपस में भाई हैं, भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, मेरी प्रॉपर्टी, तो हमारे पास एक ऑर्डर है, वो कहते हैं 2 डिफेंडेंट के बीच का सूट। एक भाई दूसरे भाई, 2 डिफेंडेंट के बीच का सूट है नहीं, इंटर प्लीडर सूट। तो अगला आता है आपके पास इंटर प्लीडर सूट। कितनी बार करेंगे? 6 बार। कितनी बार करेंगे हम इंटर प्लीडर सूट? 6 बार करेंगे, बिल्कुल 6 बार करेंगे। इसको हम पहले देख चुके हैं सेक्शन नंबर 88 में। इंटर प्लीडर सूट में हमें से कहानी सुनाती हूँ कि एक राम था, उसने बिजनेस के लिए गोल्ड लोन लिया था बैंक वाले से, तो उसने अपना गोल्ड वहाँ पे रख दिया। फिर राम की मम्मी और पापा, मतलब मदर फादर दोनों अलग अलग रहते थे, उनके कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। एक दिन राम की डेथ हो जाती है। बैंक वाले कहते हैं गोल्ड मेरे पास पड़ा भाई, अब मैं क्या करूं भाई, गोल्ड, उसको तो पैसे चाहिए। इतने में राम के फादर कहता है मुझे दो, मेरे बेटे का है। तो राम की मदर कहती मुझे दो, मेरे बेटे का है, जो भी पैसे हम देंगे। वो बैंक वाला कहता है अब मैं क्या करूं भाई, देने वाला तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई और आ गए, दोनों लड़ रहे, मैं किसको दूँ। वो भागा भागा कोर्ट के पास जाते, जज साहब मेरे पास गोल्ड पड़ा है, ये गोल्ड मेरा नहीं है, इस पर सिर्फ मेरे चार्जेस हैं, मेरे कॉस्ट हैं, वो मुझे दिला दीजिए, आप जिसको कहेंगे मैं उसको दे दूंगा। तो इसको कहते हैं इंटर प्लीडर सूट, कि जब प्लेंटिफ एक हैं, डिफेंडेंट अनेक हैं। प्लेंटिफ कहता आई एम रेडी तो डिफेंडेंट को देने के लिए, बट आप डिसाइड कर लो डिफेंडेंट कौन है, ठीक है। लेकिन दूसरा केस कहते हैं कि राम एक किराएदार है, एक मकान में रहता है, ए नामक मकान मालिक को वो 10 साल से किराया दे रहा है। 11 साल बी नामक मकान मालिक कहते हैं मेरा घर है राम, तुम मुझे किराया दोगे लेकिन तुम्हें निकाल दूंगा। तो क्या राम इंटर प्लीडर सूट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब राम ऑलरेडी 10 साल से एक ही किराया दे रहा है, तो राम के लिए वही मालिक है। अब मालिक एकदम से नहीं बदलेगा। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में तो जो देने वाला था पैसे वो ही नहीं है, तब 2 लोग आए तब इंटर। तो इंटर प्लीडर सूट कब लगेगा? जहां पर जो आपसे डिमांड कर वो अब अवेलेबल नहीं है, उसके बिहार पे कोई दूसरे लोग आ रहे, तब इंटर प्लीडर सूट लगता है। लेकिन जब पहले से आप रेंट दे रहे हो वहां पे नहीं लगेगा। इसका मतलब टेनेंट पे नहीं लगता है, एजेंट पे नहीं लगता है। और तीसरा केस कहता है आपके पास अगर पहले से ही डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में कोई सूट चल रहा है तो इंटर प्लीडर सूट नहीं लगता है। ये सारे जितना मैंने कहा सब तरीके सवाल है। ओके, देर आता है आपके पास ऑर्डर 35 के बाद ऑर्डर 36। ऑर्डर 36 कहता है भैया घर वालों का मैटर है, आ जाओ। हम क्या कर लेते हैं, हम स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस देख के सबमिट प्रोसीजर कर लेंगे। तो ये आपका आता है स्पेशल केस। कितने करेंगे? 6। ये भी 6, ये भी 6 स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस हम पहले देख चुके हैं सेक्शन नंबर 90 में। इसको बोलते हैं फ्रेंडली सूट। कैसे सूट? फ्रेंडली सूट। जब कोर्ट में फ्रेंडली सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है तो सेक्शन 90 में, और उसका प्रोसीजर है ऑर्डर नंबर 36 में। तो यहाँ पे प्री का क्वेश्चन है कि एक बार जब ऑर्डर नंबर 36 में डिसीजन आ जाता है, कोर्ट को जब आप अपना फ्रेंड बना लेते हो और फ्रेंडली सूट आ जाता है, तो उस फ्रेंडली सूट के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते? उस फ्रेंडली सूट के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसकी अपील नहीं होगी। यही हमारा प्री का क्वेश्चन है। अब जब फ्रेंडली सूट है तो कोर्ट ने कहा यार घर परिवार का मैटर है, तो उसको फटाफट खत्म करते हैं। तो जो चीज़ फटाफट होता है उसको कहते हैं समरी। तो आइए समरी प्रोसीजर करते हैं जो फटाफट निबट जाए। तो ऑर्डर नंबर 37 कहता है मैं हूँ आपका समरी प्रोसीजर। ये 7 बार है। इन्होंने कहा भाई 6 तुम्हारे प्लेन टेम्पलेट सूट है, 6 तुम स्पेशल केस ले, 1 मैं मेरी ऐड करूँगा, 7 बार मैं समरी प्रोसीजर करूँगा। समरी प्रोसीजर की भी खासियत है, ये सिर्फ किस मैटर में होती है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिस नोट और हुंडी। देखो चेक के लिए हमारे पास 2 प्रोसीजर है। चेक में सिविल केस भी होता है, चेक में क्रिमिनल केस भी होता है। जब क्रिमिनल केस की बात करें तो एनआई एक्ट के चैप्टर नंबर हम जाते हैं 17 में, सेक्शन नंबर 138 से 148 में। जब चेक बाउंस हो जाता है फिर आपको सजा मिलती है। लेकिन जब चेक आपकी गलती से बाउंस होता है, होल्डर की गलती से, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर की गलती से नहीं, होल्डर की गलती से होता है, तो टाइम आउट। 3 महीने में चेक लगाना था, आपने नहीं लगाया, या आपने चेक में कुछ करेक्शन कर दिया, XYZ, चेक बाउंस आपकी गलती से, होल्डर की गलती से हुआ, तो आप 138 का केस तो लगा ही नहीं सकते। बट चेक का अमाउंट की रिकवरी तो आप मांग ही सकते हो ना, वो आप सिविल में आते हो, याद रखना। तो जहाँ चेक आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जहाँ चेक आपको 3 मंथ के अंदर बैंक में डालना था, 3 मंथ निकल गए, अब चेक बाउंस होगा, ये आपकी गलती थी। अब ड्रॉवर की गलती थी नहीं। अब इस केस में क्या होगा? क्या चेक के पैसे नहीं मिलेंगे? मिले ना, सिविल सूट होगा आपका।
क्या होगा, सिविल सूट। तो हमारे एक तो ना जैसे चेक जैसा मैटर हुआ या हमारे डोमेस्टिक वोलेंस जैसे एक्ट हुए, यहाँ पे ना दो दो रेमेडी है हमारे पास, क्रिमिनल भी है और सिविल भी, तो इनको बोलते हैं क्वाजी क्रिमिनल और क्वाजी सिविल। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एक केस आया था जिसमें कहा था 138 जो है ना वो सिविल केस में क्रिमिनल भेड़िया है। ये क्वेश्चन भी आया था मैं MP के अंदर कि इसकी नेचर सिविल है, लेन देन सब सिविल नेचर है, लेकिन तुम चेक बाउंस होता तो तुम्हें सजा मिलती क्रिमिनल, तो इसलिए कहते हैं सिविल प्रकृति में ये आपराधिक भेड़िया है। ये केस आया था एक बार हमारे MPADG में। देन आता है आपके पास 38, तो समरी प्रोसीजर कर लिया। अब आता ऑर्डर 38 कहता है ओ भाई ये प्रोसीडिंग तो सदियों लग जाते, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि हमारे कानून की एक बड़ी विडम्बना है। विडम्बना ये है कि हम पक्षकार जो प्लेंटिफ हैं, जो डिफेंडेंट हैं, इनको हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। जैसे प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ लिमिटेशन है 3 साल, हाई मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, 1 साल 10 दिन 20 दिन 30 दिन 90 दिन 120 दिन, फिर 1 साल 2 साल 3 साल, फिर 12 साल, फिर 30 साल, मैक्सिमम ये हमारे इंस्टीट्यूशन का अलग अलग है। ठीक है, डिफेंडेंट के लिए भी है 30 डेज में रिटन स्टेटमेंट दीजिए, 90 डेज में दीजिए, मैक्सिमम 120 डेज, इससे ज़्यादा नहीं। कमर्शियल कोर्ट में उसको कमर्शियल एक्ट में 120 डेज, उसके बाद नहीं है। लेकिन जो जज साहब हैं जो हमें डिसीजन देंगे उनका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। वो कभी भी जजमेंट 1 साल 2 साल 6 साल 10 साल 20 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 60 70 80 90 कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा कभी कि कानून क्या वकालत है। कोर्ट में दादा जाता है, ये केस लगाते, एक आदमी केस लगाता है, फिर वो मर जाता है उसका बेटा, फिर वो मर जाता है उसका बेटा, फिर वो मर जाता है फिर उसका बेटा, वो मर जाता है उसका, मतलब कहते हैं कि दादा ने परदादा ने केस लगाया पर पोता लड़ रहा है अभी तक। वकील साहब की पीढ़ी निबट जाती, परदादा वकील थे उसी केस को लेकर आज पर पोता कर रहा है, तो सदियों निकल जाती है हमारे यहाँ पे निकल जाती है। इस दौरान वो प्रॉपर्टी जिस पे केस चल रहा है वो प्रॉपर्टी भी गायब हो जाती है, जिस पर्सन की केस वो पर्सन ही गायब हो जाता है, आउट ऑफ इंडिया चले जाता है। अब आप क्या कर लोगे? तब का एक काम करते, जजमेंट आने से पहले एक काम हमारे पास ऑप्शन है, ऑर्डर 38 बिफोर जजमेंट आप अरेस्ट कर लीजिए, बिफोर जजमेंट आप अटैचमेंट कर लीजिए प्रॉपर्टी का, एटलीस्ट वो सेव तो रहेगी, जजमेंट देने के लिए कोई तो होगा आपके पास। तो 38 कहता है बिफोर जजमेंट अरेस्ट एंड अटैचमेंट। इसको पता क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। कहाँ पढ़ा पता है? सेक्शन नंबर 94 में। सेक्शन नंबर नहीं, कितने रूल है इसके अंदर? 13। नाक कटेगा तेरा, हुक्म चलेगा मेरा तेरा। ठीक है। और ऑर्डर 39 कहता है जैसे ही कोर्ट बिफोर जजमेंट अरेस्ट ऑर्डर या अटैचमेंट कर देता है, सामने वाला पार्टी कहता है ऑब्जेक्शन, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो लेके आता है स्टे। क्या लेके आएगा? स्टे लगा दो, यानी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन। तो यह है टेम्पररी इंजंक्शन। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर टोटल कितने रूल है? 10। ये क्या है बताती हूँ। TI तो सुना होगा, टेम्पररी इंजंक्शन, किसी चीज़ के लिए स्टे ले लेना। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है? जब कोई पेरिशेबल थिंग्स होती है जिसपे कोई डिसीजन आने में टाइम लगता है, तो उस पेरिशेबल थिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है उसे बोलते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। कैसा ऑर्डर बोलते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये था टेम्पररी इंजंक्शन। इंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। एक TI हो गया टेम्पररी, दूसरा होता है आपके पास परपेचुअल इंजंक्शन, तीसरा होता है आपके पास मैंडेटरी इंजंक्शन, और चौथा होता है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो ये जो बाकी 3 मैंने बोले, परपेचुअल जिसको बोलते हैं शाश्वत, मैंने बोला मैंडेटरी आज्ञापक, प्रोहिबिटरी निषेधात्मक, ये तीनों हम पढ़ेंगे SRA में। SRA इसके साथ लिख दो, कभी टाइम मिले तो देखिएगा। सेक्शन नंबर 38, 39 एंड 42 में। ये तो बाकी जो भी क्लास चल रही फाउंडेशन बेस की आपको तो सारी डिटेल बताऊंगी मैं आपकी क्लासेस में, है ना। ये तो अभी जस्ट ओवरव्यू चल रहा है ना क्लास का। ओके, देन आता है आपके पास ऑर्डर 40। अब भैया स्टे लग गया, अब क्या करें? तो उस प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रखेगा भाई? कोई तीसरा बंदा अकेले? ऐसे बचपन में अपन सीखते हैं ना, जैसे मैं और प्रिया, अक्सर मैं धनुष को, प्रिया अपने बेटे को, दीपंती अपने बेटे को कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है? कि 2 बिल्ली लड़ रही थी, नहीं 2 बंदर लड़ रहे थे, मैं रोटी खाऊं मैं रोटी खाऊं, ये मेरी, इतने बिल्ली आती है और दोनों की रोटी चपाट खा जाती है, चली जाती है। तो अक्सर 2 लोगों के लड़े में तीसरा बंदा के चीज़ें ले जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी पे वो तीसरा बंदा ले जाएगा। फिर क्या कर लोगे? तो फिर उसको ध्यान रखने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, उसका नाम है रिसीवर। क्या नाम है? रिसीवर। कितने रूल है इसके अंदर? 5 रूल है। यहाँ से प्री का एक क्वेश्चन आता है कि क्या कलेक्टर को रिसीवर बनाया जा सकता है? बिल्कुल कलेक्टर को रिसीवर बनाया जा सकता है। जब कलेक्टर रिसीवर बनेगा तो क्या कलेक्टर को रिसीवर बनना मैंडेटरी है? क्योंकि सी इज ए पब्लिक ऑफिसर और वो गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठा है, तो सरकार उसको बाउंड कर सकती है? नहीं।
यहाँ जब से सबसे अच्छी बात है, कलेक्टर को रिसीवर बनाया जा सकता है लेकिन बाउंड नहीं है, कलेक्टर की कंसेंट होना मैंडेटरी, आप सीधा उस पर थोप नहीं सकते। यही हमारा प्री का क्वेश्चन है। और दूसरा, ये रिसीवर प्रॉपर काम नहीं करता ना, इसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकते हैं, इसको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि पब्लिक सर्वेंट बन जाता है ना रिसीवर, याद करो जब हम 2 का 17 पढ़ते हैं तो रिसीवर एक पब्लिक ऑफिसर है CPC, और जब हम BNS का सेक्शन 2 का 28 पढ़ते हैं तो ये रिसीवर एक पब्लिक सर्वेंट भी होता है। तो एज ए आप पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर आप पकड़े भी जा सकते हो काम नहीं करोगे तो। फिर आया मेरे पास 41। तो आपने एक चीज़ नोट की कि जब हमने 1 से 21 पढ़ा तो आपने इतनी देर में क्या सुना कि भैया 1 से 21 तक पहुंचने के लिए 22 से 40 का सामना बीच बीच में हमारा होता रहता है। ओके, और नाउ हम चलते हैं 41 कहता है फर्स्ट अपील। यहाँ पे फर्स्ट अपील वर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, आपके क्या लिखा है देखो, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, इसको लिखो शॉर्टकट में, इसको फर्स्ट अपील बोलते हैं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री को फर्स्ट अपील बोलते हैं। ठीक है, कितनी बार, 37 रूल है। सेक्शन नंबर 96 से लेकर 99A तक। ओके, देन आता ऑर्डर नंबर 42, इसको कहते हैं सेकेंड अपील। क्या यहाँ पे सेकेंड अपील वर्ड लिखा है, नहीं, यहाँ पे लिखा है अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, यानी डिक्री की सेकेंड अपील है, तो इसको सेकेंड अपील भी बोलते हैं। लिख दो, सेकेंड अपील बोलते हैं। इसमें कितने रूल है, सिर्फ 2 ही रूल होने चाहिए, नहीं 3, हाँ इसमें 3 रूल है। ये कहाँ पढ़ते हैं अपन, सेक्शन 100 से लेकर 103 तक। फिर आई हमारे पास ऑर्डर की अपील 43, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, कितने रूल है, 2 रूल्स हैं। इसको कहाँ पढ़ते हैं, 104 से 106। ठीक है, और देन आता, ये अपन पहले पढ़ लिए अभी, इंडिजेंट पर्सन की अपील, कितने रूल है, सिर्फ 3 रूल है, 3 ही है ना, इंडिजेंट पर्सन की अपील, हाँ 3 ही रूल है। फिर चलो सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर 45 कहता है सुप्रीम कोर्ट को अपील। सुप्रीम कोर्ट की अपील की मैं बात करती हूँ तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 109 से 112, ये तो अपने CPC में पढ़ा। चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 133। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 133 भी कहता है सिविल मैटर के अंदर कोई भी मैटर आता है तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A में एक सर्टिफिकेट देना होता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, इट्स मीन आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दी गई, डिसमिस हो गई। ठीक है, चलिए देन आता है आपके पास कितने रूल है, 17 पे खतरा, तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो खतरा ही है ना, तो 17 पे खतरा। ये तो गई अपील खत्म। अब चलते हम रेफरेंस में। तो ऑर्डर नंबर 46 कहता है मैं करूँगी रेफरेंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 113 में। ये रेफरेंस यहाँ पर भी है, और ये रेफरेंस हमारे कहाँ पर है, ये रेफरेंस हमारे BNSS में भी होता है, सेक्शन नंबर 436 में रेफरेंस है हमारा, और कहाँ होता है, CRPC 395 में। चाहे आपकी क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, रेफरेंस ऑलवेज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में होता है। कितने रूल है हमारे पास रेफरेंस के अंदर, 7 रूल है। तो ऊपर 17 थे, इसमें 7 रूल याद रख लो। और देन ऑर्डर 47 कहता है रिव्यू करूँगा, कितनी बार करूँगा, 9 बार, 9 बार रिव्यू करूँगा, 9 बार है, हाँ। रूल 9 से प्री का क्वेश्चन था, क्या था, रिव्यू का फर्दर रिव्यू नहीं होता है। क्या याद रखना है, अपील की सेकेंड अपील होती है बट रिव्यू का फर्दर रिव्यू नहीं होता है। ओके, क्रिमिनल मैटर में रिव्यू कहाँ है, ना तो BNSS में है और ना ही CRPC में, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है। देर आता है आपके पास ऑर्डर नंबर 48। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ 48 के साथ। इस 48 क्या है, चार्टर्ड मिसलेनियस से छोड़ो, तो पहले मिसलेनियस कर लेते हैं। मिसलेनियस है हमारा, हर कानून में मिसलेनियस आते हैं, कहते मेरे पास भी है, टोटल रूल 3 है। ठीक है, अब मैं आपको 49 पे एक बात समझाती हूँ, इसको बोलते हैं चार्टर्ड हाई कोर्ट। देखिए, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग पूरी गांव से हुई, फिर हमने ग्रेजुएशन किया गांव से शहर अप डाउन करके, फिर हमने लॉ किया। तो गांव वाले लोग टीवी देखते हैं, हम टीवी में कोर्ट देखते थे, अरे वाह सब कोर्ट होता है, जस्सा बैठते हैं, कटघरे होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, खड़े होते हैं बैठते हैं ना। जब मैंने यहाँ LLB क्या आई कोर्ट, तो यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा, आ रहे जा रहे अंदर, आ रहे जा रहे, कोई कटघरा देख नहीं रहा, कभी किसी को खड़े नहीं। तो हमें लगा ऐसा कैसे, और हाई कोर्ट के अंदर तो यहाँ पे क्लाइंट आती नहीं है, जो वकील और कोई क्या बोलते हैं ना व्यक्ति, वो तो आते नहीं। हाई कोर्ट के अंदर तो एडवोकेट जाते हैं, लेकिन टीवी में तो हाई कोर्ट में सब आते थे। तो पता चला कि टीवी वाले गलत नहीं है, क्योंकि मुंबई में आज भी चार्टर्ड हाई कोर्ट है, और जब बाकायदा पब्लिक बैठती है, कटघरे में लोग आते हैं, सिर्फ मुंबई के चार्टर्ड हाई कोर्ट है, बाकी कहीं पर भी नहीं है।
तो टीवी में जो कोड थे वो सही है, क्योंकि मुंबई में वैसे ही प्रोसीडिंग चल रही है। बाकी जगह तो अपन कई बार मैं नई नई कोड गई ना, वजह से देखने को जज साहब कहाँ बैठे से, क्योंकि कई बार बिल्डिंग बन रही होती है तो जैसे एक जनरल टेबल पे बैठे होते हैं, नीचे मतलब ऐसे नॉर्मल टेबल में, उनकी डायस नहीं होती, मतलब नॉर्मल टेबल पे कुर्सी पे बैठे होते हैं और वकील ऐसे झूठ बना के ऐसे ढूंढना पड़ता है जज साहब का है। अभी तो काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं तो जज साहब ऊपर बैठते दिखाई दे रहे हैं अपन को, ठीक है। तो ये चार्टर्ड हाई कोर्ट होते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट में पब्लिक डायरेक्ट जा सकती है और क्लाइंट मतलब वो वकील भी जा सकते हैं और उनके विक्टिम भी जा सकता है, अक्यूज भी जा सकता है। टोटल रूल आपके इसमें 3 है। देन आता है हमारे पास 50 एंड 51। ये कहता है मैं प्रोविंशनल हूँ और ये कहता है मैं प्रेसिडेंशियल हूँ। ये जो प्रोविंशनल थे वो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए और ये जो प्रेसिडेंशियल है वो हमारे मेट्रोपॉलिटन हो गए। कितने रूल है? 1 1। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7 में और ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9 में, ओह सॉरी 8 में, सेक्शन नंबर 8 में, ठीक है। तो 51 ऑर्डर्स के रूल पता होना चाहिए। जब आपको ऑर्डर और उसके रूल की नंबरिंग पता है तो फिर तो अंदर से पढ़ना होता है। और सीपीसी को पढ़ने का 2 नज़रिया रखें। पहला, उसको आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पढ़िए। इस बार राजस्थान एडीजे के प्री के एग्जाम के अंदर ऑर्डर 6 से 3 क्वेश्चन आए, अकेले ऑर्डर 6 से 3 क्वेश्चन आए और अकेले रूल 14 से, ऑर्डर 6 रूल 14 से 2 क्वेश्चन आए। यानी ऑर्डर जो 6 था, फिर से सुनिए, ऑर्डर नंबर 6 जो है हमारा उसके अंदर कितने रूल है? सिर्फ 18 रूल है, राइट। इनमें से टोटल 3 क्वेश्चन आए और जो रूल नंबर 14 है उसमें से हमारे 2 क्वेश्चन आए। जब रूल नंबर 14 से जब 2 क्वेश्चन आए तो हर पढ़ते ही नहीं लोग, क्योंकि ऑर्डर 6 में क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर 6 का रूल 1 पढ़ते हैं, 15 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं, 17 और 18, बस खत्म। 41 पढ़ता है, पढ़ते ही नहीं। ये तो मैं पूरा पढ़ाती हूँ, मेरे यहाँ तो रूल ही है हम पूरा पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच में, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे नहीं, देखते हैं हम पूरा है, ठीक है, तो काम आ जाता है। तो सवाल ये आता है कि जब वो ऑर्डर नंबर 6 रूल 14 से जब 2 क्वेश्चन आए तो सब कहते हैं प्रैक्टिकल आया, सारा प्रैक्टिकल आया, सारा प्रैक्टिकल आया। अरे मैंने कहा प्रैक्टिकल आया कहाँ से? कानून की किताब से ना। तो जो प्रैक्टिकल जो रोज़ चीज़ें होती ना कोर्ट में, सब कुछ आपके बैरेक्ट में लिखी हुई है, बस शर्त ये है कि उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। और जब वो जाकर देखे तो पता चला प्रैक्टिकल मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। राजस्थान जुडिशरी की जो सबसे अच्छी क्वालिटी मन से कुछ नहीं बनाती है, ये वही बनाती है जो आपके बैरेक्ट में है, नंबर 1। और बैरेक्ट के अंदर से कुछ नई चीज़ निकल की, जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 56। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन जो 56 है वो बात करता है आपके किसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। तो 56 पे आए दिन सूट इंस्टीट्यूट होता है तब वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूछता है, अन्यथा वो नहीं पूछते। ठीक वैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन जब 27, 28, 26 के कोर्ट में केस आते रहते बार बार, तब उनके ऊपर वो डॉक्ट्रिन निकालते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशन लिमिटेशन है, तो एग्जाम पूछता है, अन्यथा वो नहीं पूछते। बाकी मन से नहीं पूछते। जैसे आप यूपी का एग्जाम देने जाओगे, बिहार का जाओगे, तो वहाँ पे आपको बैरक के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान कहता तुम बस अच्छे से बैरक पढ़ के आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। एमपी कहता तुम सिर्फ बैरक पढ़ के आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कहता सिर्फ बैरक पढ़ लो। सिर्फ 2 से 4 स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये 3 स्टेट स्पेशली है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी मतलब किताब भी पढ़नी पड़ती है। बाकी सब जगह बैरक अपने आप में सफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आपको उस कानून का ओवरव्यू रटा होना चाहिए। जब वो रट लोगे फिर अंदर से, और फिर पढ़ने का तरीका रखोगे। जैसे एग्जांपल मेरे हाथ में खुला हुआ है बैरक ना, उस बैरक में से ऑर्डर नंबर 21 रूल 57 खुला हुआ है। तो ऑर्डर 21 रूल 57 कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द अटैचमेंट। अभी अटैचमेंट की बात करता है कि अटैचमेंट का डिटर्मिनेशन कैसा हो सकता है, तो वो रूल आपको पता होना चाहिए कि पहला कहता है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जब आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो वो अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा या खत्म हो जाएगा। तो जब आपकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन ही डिसमिस हो गई तो फिर अटैचमेंट का क्या होगा, तो अटैचमेंट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ये इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। जब आप उसकी मतलब समझ जाओगे तो कानून खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीपीसी का दूसरा पार्ट आपका खत्म होता है। ऐसे जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और हमारे कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।